Good morning. So we will revise phasor. What is phasor? First of all, we should define phasor. Phasor is a rotating vector which is rotating with a constant angular speed. है ना? Angular speed. How do we? What is the symbol of angular speed? Omega. So if you look into your book, a phasor is a vector which rotates about किधर गया? About the origin with angular speed omega. Okay. Now suppose this is origin. Okay. Now what is vector? Vector क्या होता है? A physical quantity which has both magnitude and direction and follows vector law of addition. ये complete है ना? तो अगर एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है, सपोज मैं बोलूं a, there's a vector whose magnitude is a. Now this vector is rotating about this origin. This vector is rotating about its origin. तो ये क्या बनेगा? इस पॉइंट का क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा क्या? ठीक है. Now this is rotating with a velocity of omega. Okay. तो मैं सपोज बोलूं कि at the time t, what will be the position of this vector? वो तो एंगल है. है ना? At time t it will swipe how much angle? Omega t. है ना? Because omega स्पीड से मूव कर रहा है at time t, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. वैसे ही है. तो ओमेगा t इतना एंगल स्वाइप किया. अब इस पॉइंट में at time t what will be the position of this? There are two position, दो कंपोनेंट मिलेंगे इसके, है ना? एक मिलेगा वर्टिकल कंपोनेंट और एक मिलेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ठीक है. तो व्हाट विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट? ए साइन ओमेगा टी. यही होगा ना? ए साइन ओमेगा टी. और हॉरिजॉन्टल क्या होगा? ए कॉस ओमेगा टी. नाउ सपोज उसको मैं एक ग्राफ में प्लॉट करता हूँ. इस रोटेशन को मैं ग्राफ में प्लॉट करता हूँ. एट t इक्वल टू 0 इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो क्या है? 0. एट t इक्वल टू 0 वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? है ना? इसको मैं एट t इक्वल टू 0 है ना? तो यहाँ पे है at t is equal to t by 4. At t is equal to t by 4. है ना? अच्छा, रोटेशन कैसा हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज. ये भी चीज़ ध्यान रखिए. रोटेशन कैसा हो रहा है ना? ओमेगा किधर है? ऐसे है. एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ना? तो एट t इज इक्वल टू t बाई 4. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट? t. ए साइन ओमेगा टी. ए होगा. ए पूरा तो हो जाएगा ना? ये रेडियस देखो, यहाँ तो यहाँ पहुँच गया ना? ए होगा ना? तो यहाँ पे है. ठीक है. अब इसके बाद जब ये इधर से इधर जाएगा तो बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा ना वर्टिकल कंपोनेंट. अरे भाई ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे तो बढ़ते जा रहा है. यहाँ पहुँचा, ये मैक्सिमम पहुँच गया. इसके बाद इधर जाएगा तो क्या होगा? कम होगा ना? तो अगर मैं बोलूँगी एट t इज इक्वल टू t बाई 2, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू?
0, तो ये t/2 में 0। उसके बाद अगर उसी डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है, उसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो अब वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा क्या? है ना, वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव साइड में चलने लगेगा, है ना, उसी ऐसे ही रोटेट कर रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव हो गया। और कब तक नेगेटिव वैल्यू में वो -a तक जाएगा? कब जाएगा? इस पॉइंट में, यानी t = 3t/4 में कहाँ पहुँच गया? इधर। ठीक, अब इसके आगे बढ़ा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, वर्टिकल कंपोनेंट की बढ़ेगी, क्योंकि इट विल मूव टुवर्ड्स 0। ओके, एंड t = T, कैपिटल T, इट विल बी 0। अब अगर मैं इसको किसी भी पॉइंट में लेता हूं, सपोज तो ये जो है पॉइंट, ये क्या मैं बोल सकता हूँ ये वर्टिकल प्रोजेक्शन है एकदम, ये यहाँ पे है, तो ये कितना है? a sin ωt है ना। तो क्या ये मुझे साइनोसॉइडल वेव बना के दे रहा है? तो मैं इतना बड़ा डायग्राम ना बना के मैं इतने छोटे डायग्राम में इसको सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, है ना। तो दिस इज फेजर डायग्राम। ये क्या है? फेजर डायग्राम। तो क्या मतलब हुआ यार, इसमें बना या उसमें बनाओ, कोई क्या फ़र्क पड़ता क्या? कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? तो क्यों इतनी मेहनत कर रहा है ना। हम जनरली फेजर डायग्राम में दो चीज़ को प्लॉट करते हैं। फेजर डायग्राम में आप देखोगे तो दो क्वांटिटी प्लॉट हो रही हैं, हाँ, करंट और वोल्टेज, है ना, या ईएमएफ बोलेंगे, है ना। तो अगर ये रेजिस्टेंस है, इफ़ इट इज़ ए रेजिस्टिव सर्किट, यानी प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, एसी अप्लाइड टू प्योर रेजिस्टेंस, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अगर हम फॉर्मूला देखते हैं, उसके रिलेशनशिप को देखते हैं, तो करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, है कि नहीं। करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, यानी जिस ओमेगा टी से वेरी हो रहा है वोल्टेज, उसी ओमेगा टी से वेरी होगा करंट। तो मैं बोलूँ करंट, अगर मैं यहाँ पे करंट ड्रॉ करता हूँ, करंट का थोड़ा सा इट विल बी E डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। तो करंट की मैग्नीट्यूड कम रहेगी वोल्टेज से। अगर ये E है तो करंट यहाँ पे रहेगा शायद, ऐसा थोड़ा सा, दिस इज I, है ना। और इसको मैं सेम उसी तरीके से प्लॉट कर सकता हूँ। तो क्या होगा, हियर एट दिस पॉइंट t is equal to 0, both current is 0 as well as voltage is 0. At t/4 both current is maximum and voltage is maximum. Again t/2 current is 0, यानी उसका जो साइन चेंज हो रहा है वो एक साथ हो रहा है ना। तो ऐसे डायग्राम को हम क्या बोलेंगे? इन फेज डायग्राम। क्या बोलेंगे इसको? इन फेज डायग्राम। ना कोई लैग कर रहा है, ना कोई लीड कर रहा है। ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए, लैग करना यानी पीछे चलना, और लीड करना यानी आगे चलना, है ना। तो यहाँ पे नोबडी इज लीडिंग नोबडी एंड नोबडी इज लैगिंग नोबडी, या दे आर इन फेज। ठीक है, अब फेजर समझ में आ गया, है ना। तो मैक्सिमम जो होगा उसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे, ये उसका एम्पलीट्यूड है, करंट का एम्पलीट्यूड एंड वोल्टेज का एम्पलीट्यूड। जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एम्पलीट्यूड है, और इसका जो प्रोजेक्शन है वो रियल टाइम पे इंस्टेंटेनियस करंट या वोल्टेज बताता है। जैसे कि यहाँ पे ये जो रहेगा a sin ओमेगा t विल बी द इंस्टेंटेनियस करंट और वोल्टेज, है ना। अगर a की जगह मैं E बोल दिया, है ना, तो दिस E0, है ना, इंस्टेंटेनियस करंट और
voltage, and this is the formula of our current and voltage, AC current and AC voltage. ठीक है. So the projection of voltage and current phasors are on vertical axis, that is Vm sin omega t and Im sin omega t respectively represent the value of voltage and current at that instant. अब आया समझ में फेजर डायग्राम? है ना. इसको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे हम नेक्स्ट जब टॉपिक हम लोग जब भी पढ़ने वाले हैं AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, इसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, तो चलें उस टॉपिक में. ओके, व्हाट इज इंडक्टर? इट्स अ कॉइल, इट्स जस्ट अ कॉइल. इंडक्टर क्या है? इट्स जस्ट अ कॉइल. ओके, तो एक सर्किट डायग्राम बना ले, प्योर इंडक्टर सर्किट. अच्छा, इसमें एक एजम्पशन हम लेके चलेंगे, है ना. अब कॉइल है तो वायर से बना हुआ है, और वायर में रेजिस्टेंस तो होगा ना कुछ, कितना भी अच्छा कंडक्टर हो तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा. यहाँ हम अजम्पशन लेके चलेंगे कि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है. अजम्पशन क्या लेके चलेंगे कि इस सर्किट में ये जो इंडक्टर कॉइल है उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है. इट हैज़ नॉट गॉट एनी रेजिस्टेंस. ओके, हाउ डू वी सिंबलाइज AC? ठीक, एंड इंडक्टर I'll say this has got an inductance L, self inductance L. ओके, तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि भाई मैं वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है एक AC सर्किट का. V का फॉर्मूला क्या है? V इंस्टेंटेनियस. हाँ, तो V इज इक्वल टू V0 साइन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमारा सारा चीज़ इसी से स्टार्ट होगा. ठीक है, तो V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी. एंड बिकॉज दिस इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट, दैट मीन्स द करंट इज चेंजिंग कंटिन्यूसली. इफ दिस करंट पासिस थ्रू दिस कॉइल, क्या होगा इसके अंदर? फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा? एक इंड्यूस्ड EMF होगा, फैराडेज लॉ, है ना. उसका क्या फॉर्मूला रहेगा? है ना. उसको हम अगर हाँ, उसको मैं EMF या इज इक्वल टू माइनस d∅ बाय, हाँ, और उसका फॉर्मूला अगर L इंडक्टेंस जोड़ेंगे तो L di/dt, है ना. तो E इज इक्वल टू माइनस L di/dt. ओके, तो टोटल इसमें EMF या टोटल वोल्टेज कितना है? दिस प्लस दिस, है ना. एक तो ये सोर्स है, सोर्स दे रहा है एक EMF, और दूसरा इसमें EMF इंड्यूस हो रहा है. तो हम इनको टोटल करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा, है ना. तो मैं क्या बोलता हूँ, V प्लस कर रहा हूँ यानी माइनस L di/dt. ये टोटल EMF इंड्यूस्ड है. Now, since this is a closed circuit, according to Kirchhoff's law, this should be equal to 0. Is this understood? Yes, sir. Yeah, since this is a closed circuit, the total EMF in a closed circuit will be 0. ठीक है, तो अब थोड़ा सा एक काम करते हैं. V is equal to L di/dt. अभी dt को इधर भेज देते हैं और L को भी इधर भेज देते हैं, क्योंकि हमको टोटल करंट निकालना है ना. ये स्मॉल करंट है, तो स्मॉल करंट di इज इक्वल टू V dt अपॉन L. अब V की वैल्यू डाल देते हैं इसमें. V इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ di इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी dt अपॉन L. इज दिस अंडरस्टूड? कोई डाउट नहीं इसमें. अब मुझे टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट इन वन साइकिल ले लेते हैं. चलो एक साइकिल ही ले लेते हैं.
तो 0 to t ना करके हम बोलते हैं कि भाई कितने भी साइकिल किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, तो मैं अभी इसको क्या करता हूँ, मैं इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल लेता हूँ। डेफिनेट इंटीग्रल नहीं लेते, इनडेफिनेट इंटीग्रल, कोई लिमिट नहीं लगाते इसमें, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर दिया मैं डी, इसको इंटीग्रेट कर दिए v0 साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन एल। तो ये इंटीग्रेट करने से मुझे मिल गया आई, है ना। अब इसमें देखिए v0 कांस्टेंट है, मैक्सिमम में तो ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा एल, ठीक है। तो क्या रहा है अंदर, साइन ओमेगा टी डी टी। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी? माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। और ये क्योंकि ये इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट इंटीग्रल में कांस्टेंट भी जोड़ते हैं, प्लस कांस्टेंट सी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा प्लस सी, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ माइनस वी नॉट अपॉन एल ओमेगा, ठीक। और ये कॉस ओमेगा टी प्लस सी। नाउ दिस कांस्टेंट सी है ना, इसकी वैल्यू, बिकॉज इट इज़ अ साइनोसाइडल वेव, साइनोसाइडल चेंज हो रहा है, इस कांस्टेंट की वैल्यू हो जाती है, इसमें लिखा है 0। क्यों हो जाती है 0, है ना। एज द EMF अप्लाइड इज साइनोसाइडल, वी एक्सपेक्ट द करंट ऑल्सो टू बी साइनोसाइडल। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 0 है ना। दस द एवरेज ऑफ द करंट आई मस्ट बी 0 ओवर अ टाइम पीरियड। एवरेज करंट ओवर वन साइकिल इज 0, है ना। तो इसलिए एवरेज कॉस ओमेगा टी विल बी 0 ओवर दिस साइकिल। तो ये प्लस सी को हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, हमने इसको भूल गए, ये कांस्टेंट 0 है, ठीक। अब थोड़ा सा अब ट्रिग्नोमेट्री, है ना, समझने वाला पार्ट हो गया, बस अब आपको ट्रिग्नोमेट्री देखना है। कॉस ओमेगा टी को मैं ये लिख सकता हूँ साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, साइन 90 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है ना। यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 को मैं क्या लिखता हूँ, पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो मैं वहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं क्या। तो मैं लिख दिया माइनस वी नॉट अपॉन एल ओमेगा साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। मैं इसको साइन में क्यों ला रहा हूँ, साइन हमको, हमारा जो कर्व है साइनोसॉइडल कर्व है, तो मैं साइन में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। अब बाहर में एक माइनस लगा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं, ऐसा भी है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये आपको याद है क्या, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा है। तो ये माइनस साइन थीटा है, मैं माइनस को अंदर डाल दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस साइन थीटा होता है। मेरे पास माइनस साइन थीटा है, मैं माइनस को अंदर डाल देता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं इसको अंदर डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। माइनस को अंदर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो भैया आखिरी में आएगा I इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये तो हो गया एक फॉर्मूला, ठीक है।
नाउ दिस एल ओमेगा अगर इसको मैं कंपेयर करूं V इक्वल टू आई आर से, ओम्स लॉ से कंपेयर करें, तो एल ओमेगा वही काम करेगा जो रेजिस्टेंस करेगा रेजिस्टिव सर्किट में। रेजिस्टेंस का काम क्या है? अपोज द करंट, अपोज द करंट। यहाँ पे करंट को कौन अपोज कर रहा है? एल ओमेगा अपोज कर रहा है। तो एल ओमेगा को हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस और दिखाते हैं उसको XL से। उसका सिंबल क्या है? XL, है ना। XL इज इक्वल टू एल ओमेगा, और इसको क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? और इसका अगर मैं एनालॉजी लूँ, इट इज जस्ट लाइक रेजिस्टेंस इन अ रेजिस्टिव सर्किट एंड द वर्क ऑफ रेजिस्टेंस इज टू अपोज द करंट, अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो एल ओमेगा या XL का काम भी है अपोज द करंट, है ना। क्या बोलेंगे इसको? इंडक्टिव रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? रिएक्टेंस। इज दिस क्लियर? XL इज इक्वल टू एल ओमेगा। तो अब ये हो गया I इज इक्वल टू V नॉट अपॉन XL साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई बाय 2, है ना। और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? I नॉट, यानी मैक्सिमम करंट। तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। दिस इज करंट। चालू कहाँ किए थे हम? यहाँ से। तो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, बट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब ये पाई बाय 2 का मतलब क्या है? माइनस पाई बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ उसको ग्राफिकली समझेंगे। बता देता हूं कि करंट लैग्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2। हाँ, अब डिग्री नहीं बोलेंगे उसको क्योंकि ये रेडियन में होता है ना। हम जो मेजर करते हैं हम सीधे बोलेंगे पाई बाय 2 से पीछे रहता है करंट। यानी जब वोल्टेज मैक्सिमम रहेगा तो करंट क्या रहेगा? 0। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। जब वोल्टेज मैक्सिमम रहेगा तो करंट 0, और जब वोल्टेज 0 रहेगा तो करंट मैक्सिमम। ड्रॉ करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फेजर बनाने के लिए पहले आप बना दीजिए क्रॉस, ये ओरिजिन, ठीक है। फिर मैं suppose at any instant of time t it has an EMF, ठीक है, ये E नॉट है एट टाइम t, ये इस पोजीशन में, ठीक है। द एंगल फ्रॉम ओरिजिन टू दिस इज ओमेगा टी। तो हाउ विल आई राइट ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2? कैसे दिखाएंगे? क्योंकि करंट उससे पीछे है ना। तो ये ओमेगा टी इधर गया, माइनस करना तो हम किधर जाएंगे? पीछे जाएंगे। तो मैं ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2 यानी कितने डिग्री पीछे गया मैं, तो मैं इधर आ गया। तो ये करंट है, ठीक। तो ये उसका फेजर हो गया। तो जैसे जैसे ये ऐसे रोटेट करेगा तो ये भी रोटेट करेगा, और हमेशा इसके इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस रहेगा? पाई बाय 2 का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं साइनसॉइडल बनाता हूँ, है ना, और सबसे पहले मैं क्या बना देता हूँ? वोल्टेज 0 से स्टार्ट करते हैं, बना दिया ऐसा कर्व। तो करंट बनेगा सही बनाया कि नहीं? गलत है। क्यों गलत है? हैं? सही है कि गलत है? पहले बताओ। गलत है। जितेश क्या बोलता है, सही बना कि गलत बना?
मैं बोला करंट लैग कर रहे हैं, यानी करंट पीछे है। ये V0 है और ये I0 है। सही गलत? डायग्राम में ऐसा लगता है कि यार करंट आगे है करके, लेकिन करंट आगे नहीं है। देखो जब वोल्टेज 0 था करंट नेगेटिव में था, देखो ना इस पॉइंट में, है ना। जब वोल्टेज मैक्सिमम हो तो करंट 0 हो गया, करंट पीछे है ना। और फिर जब वोल्टेज 0 हो गया तो करंट अभी पॉजिटिव है, यानी ये साइकिल कंप्लीट कर लिया। अब जब वोल्टेज नेगेटिव चला गया तो करंट फिर 0 हो गया, तो इससे पीछे ही है ना। इसको एक बोलेंगे ना, कैसे आप वो करते हैं, सांप होता है ना, सांप कैसे कैसे चलता है, उसको एक तरीके से साइनोसाइडल बोले। तो भैया ऐसा सांप का सिर और सांप का पूंछ, सिर आगे है ना, तो किसी पॉइंट से उसको टर्न लेना, तो पहले सिर जाएगा कि पहले पूंछ जाएगा? सिर गया और पूंछ तो फॉलो कर रहा है उसको, उसके पीछे पीछे आ रहा है ना। या फिर एक और एग्जाम्पल, एक बड़ी सी लंबी सी ट्रेन है, ड्राइवर सामने बैठा है और उसका वो जो गार्ड होता है वो पीछे वाले डब्बे में बैठा है। ड्राइवर सामने वाले डब्बे में बैठा है, गार्ड पीछे वाले डब्बे में। अगर बोले ड्राइवर वोल्टेज है तो किसी पॉइंट से मुड़ना है, तो वो ड्राइवर पहले मुड़ेगा कि गार्ड पहले मुड़ेगा? ड्राइवर मुड़ गया और उसको फॉलो करते हुए गार्ड आया। समझ में आ रहा है क्या एनालॉजी है? तो ड्राइवर पहले निकल गया उस पॉइंट से और गार्ड बाद में निकला, यानी वोल्टेज पहले मैक्सिमम हो गया और करंट उसके पीछे मैक्सिमम हुआ। तो इसमें आप चीज़ याद रखिए, द वोल्टेज लीड्स करंट बाय π/2, या उसका दूसरा स्टेटमेंट, करंट लैग्स वोल्टेज बाय π/2 in a purely inductive circuit. This is purely inductive circuit. क्या assumption लिया था purely inductive circuit में? रेजिस्टेंस है ही नहीं, there is no resistance. ओके, तो जो भी अपोजिशन टू द करंट है वो किसके कारण है? एल ओमेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस एल ओमेगा। अब ये फायदेमंद है कि नुकसान? इससे फायदा होगा कुछ? नुकसान है। तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं आप लोग? इतना नुकसान हो रहा है तो चलो मैं इसको ना एप्लीकेशन पहले बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये ऐसा सर्किट बनाने से क्या फ़ायदा होगा, है ना। जैसे फ़ैन है ना, फ़ैन में एक मोटर लगा हुआ है, तो फ़ैन की स्पीड बढ़ानी है तो क्या बढ़ाना चाहिए? करंट बढ़ाना चाहिए ना भैया। अरे फ्लक्स बढ़ाऊंगा ना मैं, फ़ैन की स्पीड बढ़ानी है तो क्या बढ़ाऊंगा? करंट। लेकिन मेरे को इतनी स्पीड नहीं चाहिए, बहुत तेज़ ठंड का टाइम है तो मुझे गर्मी लग तो रही है लेकिन इतनी नहीं लग रही है कि एकदम हाई स्पीड में चले, तो क्या करना चाहिए? इसका स्पीड को कम करना तो क्या करना चाहिए? अरे करंट कम कर दो भैया, करंट जितना जा रहा है उसको कम कर दो। तो करंट कम कर दूंगा तो फ़ैन की स्पीड कम हो जाएगी, करंट बढ़ा दूंगा तो फ़ैन की स्पीड बढ़ जाएगी। अब इस करंट को कंट्रोल कैसे करें? हैं? रेगुलेटर, चल ठीक है, सही बोला, रेगुलेटर मैं दो टाइप से बना सकता हूँ। एक तो उसमें रेजिस्टेंस लगा दूँ तो इट विल अपोज द फ्लो ऑफ करंट, है ना। तो रेजिस्टेंस लगा दिया तो जैसे 5-6 वैल्यू है रेजिस्टेंस के, अपन टक 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 करते हैं ना ऐसे ऐसे, है ना। तो एक में पहले कम वैल्यू रहता है, यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा, फिर धीरे धीरे कम करते हैं। जब सबसे कम रेजिस्टेंस तो फ़ैन की स्पीड सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस तो फ़ैन की स्पीड सबसे कम। तो रेजिस्टेंस लगा दिया, काम हो गया ना, फ़ैन की स्पीड कंट्रोल में आ गई। तो नुकसान क्या है? पावर कंजम्पशन इज़ द नुकसान, क्योंकि मैं करंट अगर कंट्रोल करना चाहता हूँ तो मैं करंट कम करना चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट होगा, पावर कंजम्पशन तो उतना ही होगा ना। H = I²R से, यानी रेजिस्टेंस और करंट के स्क्वायर से उसमें पावर कंजम्पशन होगा। तो बिजली का बिल मेरा उतना ही आएगा, चाहे वो कम स्पीड में चलाऊं चाहे ज़्यादा स्पीड में चलाऊं।
समझ में आ रहा है? क्योंकि पावर तो उतना ही कंज्यूम हो रहा है। बिजली का बिल किससे आता है? पावर कंजम्पशन से आता है ना। तो मैं रेजिस्टेंस लगा दिया तो रेगुलेटर गरम होके एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इधर खर्चा कर दिया और रोटेशन को कम कर दिया। तो फिर मैं बोला यार बिजली का बिल में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं कम स्पीड में चला रहा हूँ तब भी उतना ही आ रहा है, ज़्यादा स्पीड में चला रहा हूँ तो तब भी। तब फिर डिस्कवरी हुई इंडक्टिव। हम आगे देखेंगे इसमें पावर कंजम्पशन ओवर अ फुल साइकिल इज़ 0। अभी हम देखेंगे पावर कंजम्पशन ओवर द होल साइकिल इज़ 0। तो काम मेरा हो रहा है, काम क्या है? करंट को कंट्रोल करना। ये तो हो रहा है, कर सकते हैं ना इंडक्टिव रिएक्टेंस से, लेकिन उसको कंट्रोल करने में मेरा पावर का कंजम्पशन नहीं हो रहा है। तो एक तरीके से जो मेरा रेगुलेटर है वो पावर नहीं खा रहा है। जितना पावर खा रहा है वो कौन खा रहा है? फैन खा रहा है। अगर हाई स्पीड में घुमाऊंगा तो ज़्यादा पावर खाएगा, लो स्पीड में घुमाऊंगा तो कम पावर खाएगा। दिस इज़ द एप्लीकेशन। बुक में शायद नहीं दिया है पर ये आपको समझ में आना चाहिए क्यों ऐसा अलग सर्किट लगा दिया। ठीक है, तो लेट अस सी पावर कंजम्पशन। अच्छा, एक चीज़ और, दिस इंडक्टिव रिएक्टेंस XL किस पे डिपेंड करता है? ओमेगा L। तो इसका रिएक्टेंस कब ज़्यादा रहेगा? ये जब एंगुलर स्पीड की वैल्यू ज़्यादा हो या इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो। समझ में आया? तो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एंड इट इज़ प्रोपोर्शनल टू L। और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? एक झापड़ मारूंगा, कई बार हो गया बताते हुए। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रो L/A। किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। L किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, इस पे डिपेंड करता है ना। L का फुल फॉर्मूला क्या है? L is a constant, it does not depend upon the current, it does not depend upon the voltage. R is a constant, it does not depend upon the current, does not depend upon the voltage. C is a constant, it does not depend upon the current or charge or voltage. ये अच्छे से ध्यान में रखिए, ये बार बार क्वेश्चन पूछता हूँ और बार बार आप लोग गलती करते हो। L, C, R are the constant that do not depend upon the voltage or current। ठीक है, और इसी के लिए हम इसको बोलते हैं सर्किट एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? सर्किट एलिमेंट। ठीक है, तो इंडक्टेंस का हमने निकाल लिया, हमको ये समझ में आ गया कि करंट लैग्स वोल्टेज बाय π/2। ठीक, पावर कंजम्पशन देखते हैं। चलो फिर से मुझे बता दो, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो P पावर इज इक्वल टू VI। ठीक है, अब मुझे चाहिए एवरेज पावर कंजम्पशन, तो P एवरेज है ना इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो इसको वापस चेंज कर लेता हूँ मैं, माइनस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, इसको मैं क्या माइनस साइन ओमेगा टी भी लिख सकता हूँ, माइनस कॉस ओमेगा टी लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो मैं इसको लिख दिया V0 I0 साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, या फिर माइनस V0 I0 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। इज दिस क्लियर? कहीं कोई डाउट? अब एक चीज़ हम
साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। याद है क्या आपको? है ना? तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? है ना? ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो लिख देते हैं यहाँ पे V नॉट आई नॉट माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 पी एवरेज लिख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, ये साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज लेना है। क्या लेना है? साइन 2 ओमेगा टी ओवर वन फुल साइकिल, यानी 0 टू टी। इसको इंटीग्रेट अगर मैं करूं 0 टू टी, तो क्या होगा वो? ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं, है ना? और इसको क्या लिख सकता हूं? टी, है ना? इसको पहले देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा, है ना? साइन ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाय टी, और इसको टी। अब मैं 0 टू टी कर रहा हूं, है ना? तो एक बार 0 भी रख दूंगा ना इसमें, ठीक है? तो ये t और t कैंसल, 4 पाई, तो ये क्या हो गया? साइन 4 पाई माइनस साइन 0। साइन 0 कितना होता है? और 4 पाई साइन 0 1 होता है। साइन 0 क्या होता है? 0। और साइन 4 पाई कितना होगा? 0। साइन पाई कितना होता है? 0, है ना? तो 0 को 4 बार घुमा दे तो 0 ही रहेगा ना वो, है ना? तो यानी ये साइन वाला वैल्यू जितना भी था वो क्या हो गया? 0। ये हो गया ना 0 एवरेज में। तो पी एवरेज क्या हो गया? 0 हो गया। यही चीज मैं बता रहा था आपको। जब ये पूरा टर्म 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या? पावर कंजम्पशन होता ही नहीं है। आरएमएस देखते हैं फिर, है ना? एवरेज में 0 है, लेकिन पावर कंज्यूम तो होगा, नहीं तो बिजली कंपनी चलेगी कैसे? हाँ, तो ये मैं समझाने के लिए किया था। आप सीधे लिख सकते हैं कि दिस एवरेज साइन 2 पाई ओमेगा टी इज 0, देयरफॉर पी एवरेज इज 0। इज दिस क्लियर? तो एक फाइनल फॉर्मूला, आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन एक्स एल, ये आप याद रखिएगा, ठीक? आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट, और वी आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 वी नॉट, कल डिस्कस किए थे। तो ये हो गया इंडक्टिव, प्योर इंडक्टिव सर्किट। अब कैपेसिटर लगा देते हैं, पढ़े? दम है आगे करने का? बस इतना ही, यही चीज देखना है। वो सिर्फ किस में देखना है? कैपेसिटर में। चलो, AC अप्लाइड टू अ कैपेसिटर, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले AC अप्लाई करने से पहले DC अप्लाई करेंगे तो क्या होता है वो थोड़ा याद करो तो। कैपेसिटर में DC अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा वो याद करो। तो फिर एक चीज बताना भूल गया, इंडक्टिव सर्किट ब्लॉक्स AC, DC को ब्लॉक नहीं करता, AC को ब्लॉक करता है। कैसे? क्योंकि करंट लैग कर रहा है ना? ऑल्टरनेटिव करंट लैग कर रहा है, तो वो क्या है? AC को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन DC है, अगर डायरेक्ट करंट है तो कॉइल जस्ट कंडक्टर की तरह काम करता है और DC को पास करने देता है।
है ना. प्योर इंडक्टिव सर्किट ब्लॉक्स AC एंड अलाउज DC. कैपेसिटिव सर्किट में इट ब्लॉक्स DC एंड अलाउज AC. याद रखें. हाँ करंट लीड करेगा, उसको देखते हैं पहले. सपोज DC को पहले हमने एक इंडक्टर से जोड़ दिया, सॉरी कैपेसिटर से जोड़ दिया. तो याद करो चैप्टर नंबर 2 क्या होगा, है ना. चलो यहाँ से हम ये मान के चलते हैं कि भाई पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है पैरेलल प्लेट से. तो ये जो कंडक्टर है यानी पैरेलल प्लेट का एक प्लेट जो है इसको चार्ज करेगा. कैसे चार्ज करेगा? पॉजिटिव चार्ज से. और बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस हो गया तो इधर वाले में क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज. कब तक होगा? है कैपेसिटर का मतलब ही क्या है? इट हैज़ गॉट अ कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज. जितना मैक्सिमम चार्ज, मैं बोलता हूँ Q0 इज़ द मैक्सिमम चार्ज. जब तक Q0 चार्ज इसमें आ ना जाए तब तक वो चार्ज होगा. उसके बाद तो जब तक चार्ज हो रहा है तब तक देयर विल बी ए फ्लो ऑफ करंट, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो रहा है. अगर मैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाता हूँ, एक गैल्वेनोमीटर लगाता हूँ, तो गैल्वेनोमीटर में हिलेगा कब? जब तक उसमें चार्जिंग हो रही है. और जैसी चार्जिंग खत्म, यानी मैक्सिमम चार्ज यहाँ पॉजिटिव और जब मैक्सिमम नेगेटिव आ गया उसके बाद तो कोई चार्ज इधर से उधर नहीं जा रहा ना. तो अगर चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है तो करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा. तो इसका मतलब है एक मैक्सिमम, अगर मैं बोलूँ C इज इक्वल टू Q0 अपॉन V0, एक मैक्सिमम चार्ज जब तक इसमें इंड्यूस हो गया तब तक हल्का सा करंट फ्लो होगा. उसके बाद करंट फ्लो होना बंद हो गया. इसी को मैंने बोला इट विल ब्लॉक DC. एक टाइम के बाद में करंट फ्लो नहीं होगा. यानी अब इसको क्या कर दिया मैंने? डिस्चार्ज कर दिया. जैसे डिस्चार्ज किया, चल इतना समझ लेते फिर कल अपन करेंगे कैपेसिटर, है ना. जैसे डिस्चार्ज किया फिर क्या होगा? फिर चार्जिंग करेगा. फिर थोड़े फॉर टाइम बिंग वो करंट फ्लो होगा और फिर फ्लो होना बंद हो जाएगा, है ना. तो ये इसको चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल जब तक चलाएंगे तब तक हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो होगा और फिर नहीं होगा. अब इसकी जगह मैं एक AC लगाया, है ना. AC में क्या होता है? फर्स्ट हाफ में क्या होगा? करंट 0 से मैक्सिमम फिर 0, है ना. यानी यहाँ पे पहले 0 से वो पॉजिटिव चार्ज पूरा मैक्सिमम गया, फिर वो कम हुआ तो 0 हो गया, फिर उसके बाद उल्टा डायरेक्शन में गया, है ना. तो फिर नेगेटिव चार्ज आया, फिर मैक्सिमम तक गया, फिर 0. तो ये कंटिन्यूसली चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता रहेगा क्या? चार्जिंग डिस्चार्जिंग 1 सेकंड में 60 बार. हमारा कितना है फ्रीक्वेंसी? 50 बार. 1 सेकंड में 50 बार चार्ज हुआ, 50 बार डिस्चार्ज हुआ. अब चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, इसका मतलब है चार्ज इधर से इधर जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है, इधर से उधर जा रहा है, उधर. तो एक ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दैट मीन्स AC को पास कर देगा, करंट फ्लो होगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, होगा कि नहीं होगा? सो इट विल पास द ऑल्टरनेटिंग करंट, लेकिन डायरेक्ट करंट को वो रोक देगा. जहाँ मैक्सिमम चार्ज हुआ फिर रुक जाएगा. तो ये ऑल्टरनेटिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऐसा होते रहेगा. और उसका हम फॉर्मूला जब निकालेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि करंट लीड्स वोल्टेज बाय π/2. ठीक है. तो ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे.